आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अपने मुंह पर पानी के छींटे पड़ते देख अचानक वो उठ बैठा और होश में आ गया। उसने अपने हाथों से खुद को टटोला, मानो ये तसल्ली कर रहा हो कि वो अभी भी जिंदा है। जब यकीन हो गया कि वो ठीक ठाक है तो उसने देखा 10-12 लोग उसे घेर कर खड़े थे। कुछ गांव की महिलाएं भी थी, सब अनजान लोग। तभी उसे रात की घटना का याद आया। एक खौफ उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। किसी ने उसे एक पानी का गिलास पीने को दिया। कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? एक वृद्ध ने उससे पूछा। तब पानी पीकर वो थोड़ा शांत हुआ और अपना बैग खोजने लगा। उसे थोड़ी दूरी पर उसका बैग रखा दिखा तो वो आश्वस्त हुआ। फिर उसने बताया कि वो टीचर है और उसका नाम चंद्रमणि है। यहाँ कोई मीनाधार गांव है और उसकी वहीं की पोस्टिंग है। फिर उसने पिछली रात की आप बीती उन लोगों को बताई। गाड़ी से उतरने के बाद शाम के 6 बज चुके थे। उसने एक आदमी से मीनाधार गांव का रास्ता पूछा तो उसने एक पगडंडी की तरफ इशारा करते बताया। उसने देखा रास्ता तो कोई ज्यादा दूर नहीं था, मगर बीच में घना जंगल था। अनजान गांव में अनजान लोग किसे मुसीबत में डालें। किसी के यहाँ शरण लेने से अच्छा है जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। चंद्रमणि खुददार किस्म का आदमी था, सो वो ज्यादा सोच विचार किए बिना ही सीधा उस पगडंडी के रास्ते की तरफ चल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, अंधेरा भी हो चला था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे प्यास लगी। उसने एक पत्थर पर बैठकर पानी की बोतल निकाली और पानी पीने को हुआ। तभी उसे ख्याल आया, रास्ते में नमकीन का पैकेट भी लिया था। यूं का यूं ही है। उसने नमकीन का पैकेट निकाला और खाने लगा। फिर पानी पिया और उठकर चल पड़ा। उसने अंदाजा लगाया आधे घंटे का रास्ता है, गांव पहुंच जाऊं बस। जिस गांव में पढ़ाना है उस गांव में तो लोग यहाँ सर आंखों पर बिठाते हैं, वहां से मदद मिल जाएगी, कोई हर्ज नहीं था। तभी उसे आसपास कोई स्वर सुनाई पड़ा, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। उसे 2-3 आदमियों के बातचीत करने की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे वो आपस में लड़ भी रहे हों। कौन हो सकता है इस समय? वो रुका, शायद कोई और भी मेरे पीछे आ रहा है। अच्छा है, साथ हो जाएगा। वो काफी देर तक रुका रहा मगर कोई नजदीक नहीं आया। पॉकेट टॉर्च से दूर तक देखना असंभव था। रास्ता दिख रहा था, वो ही काफी था। आवाज अब भी लगातार आ रहे थे। कहीं ये लोग यहीं कहीं बैठकर आपस में बातें तो नहीं कर रहे? मगर इतनी रात में कोई यहाँ इस बियावान जंगल में क्या बातें कर रहा होगा और क्यों ही बैठेगा? उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था और ना ही ऐसी कोई घटना घटी थी। इसलिए वो ऐसी बातों पर और ऐसे अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता था। वो मन का भ्रम समझकर आगे की तरफ चल पड़ा। कुछ कदम ही चला होगा कि फिर से वही आवाजें उसे सुनाई पड़ी, बल्कि अब आवाज में काफी स्पष्टता थी। वो क्या कह रहे थे वो सारा कुछ सुन सकता था। उसने ध्यान से सुना। एक कह रहा था, यार अब कितनी और देर लगेगी, कब से चल रहे हैं यार। रुक जा यार, सब्र कर, वो आगे एक तीमल का घना पेड़ है ना, बस वहीं तक तो चलना है। बीच बीच में उनमें से जोरों की हंसने की आवाजें भी आ रही थी। ये सुनकर चंद्रमणि के पैरों तले जमीन खिसक गई।
क्योंकि सामने कुछ ही दूरी पर वो घना पेड़ था। नई पीढ़ी का शिक्षक, भौतिकता पर विश्वास रखने वाला अध्यापक भी इस समय खौफ में था। अब वो क्या करे? क्या पीछे पलटकर लौट जाना उचित होगा? हरगिज नहीं। वो कांपते पैरों से आगे बढ़ा। तभी उनमें आपस में खुसफुसाहट की आवाज आई। चल यार, शाबाश, बस बस आ गया, चल चल। चंद्रमणि को लगा जैसे वो उसी को कह रहे हों। किसी अनहोनी की आशंका से वो कांप उठा। वो अब क्या करे? उसकी नज़र अब उस घने तीमल के पेड़ की तरफ थी। वहाँ क्या होगा ये अब वो नहीं जानना चाहता था। आवाज़ें अब भी बरकरार आ रही थी। तभी उसने सुना, उनमें से किसी ने ऐसी आवाज़ निकाली जैसे कोई उल्टी करता हो और फिर कराहने लगा, अरे पानी दो। तब दूसरा बोला, अरे क्या हो रहा है यार, ओहो। और वो भी उल्टी करने लगा। चंद्रमणि का दिमाग चकरा गया। कोई आदमी सामने दिखता तो वो पानी दे भी देता, मगर कोई कहीं दिखे तब तो वो ये सोचकर आगे चल पड़ा, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसने सुना वो पता नहीं कौन सी भाषा में बातें करते करते लड़ने लगे। वो डरते डरते उस घने बड़े पेड़ तक पहुंचा तो वो चकित रह गया। 3 साय पहले ही वहां पर अंधेरे में उसे महसूस हुए। चंद्रमणि से पेड़ की दूरी लगभग 15 फीट की थी। तभी उसने उनके जोर से हंसने की आवाज़ सुनी, जैसे मानो उनको जो चाहिए था वो मिल गया हो। तब धीरे से एक फुसफुसा कर बोला, अरे पकड़ो उसे, उसके पास है सब कुछ। चंद्रमणि कुछ सोचता, वो तीनों साए उसकी तरफ लपकने लगे। चंद्रमणि किसी खतरे को भांप कर तेज तेज भागने लगा। डर के मारे उसकी जान सूख रहे थे। उसके कपड़े भी झाड़ियों में उलझकर फट गए थे और कई जगह से पैर भी छिल गए थे, मगर वो भागता रहा। अरे रुक रुक जा। और उसके पीछे उनके दौड़ने की आवाज़ आती रही। एक तो रुआंसी आवाज़ में बोला, देख रुक जा नहीं तो। और वो जैसे रोने को होने लगा। ये सब देखकर चंद्रमणि बुरी तरह से डर गया और तेज भागने लगा। तब उनमें से दूसरा बोला, देख पानी की बोतल और खाने का सामान हमें दे दे नहीं तो। वो धमकाने वाले अंदाज में बोला। लगातार उनके पीछे से दौड़ने का आभास उसे होता रहता था। तभी अचानक उसका पैर किसी झाड़ी में उलझ गया। चंद्रमणि ने बहुत जोर से आवाज़ निकाला और फिर झटके से अपना पैर झटका, मगर वो नहीं निकल पाया। अब तो मौत निश्चित है। वो हड़बड़ाहट में फिर भी निकलने की कोशिश करने लगा। वो इतनी बुरी तरह से डर गया कि अवचेतन की स्थिति में आ गया। उसने देखा 3 साय उसके पास आकर एक दूसरे को देख रहे थे, मानो कह रहे हो अब क्या करना है। चंद्रमणि बहुत ज़्यादा डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने गांव के लोगों को खुद को घिरा हुआ पाया। कोई उसे मुंह पर पानी छींटे मार रहा था। फिर उसने सबको बताया कि वो इस गांव का नया स्कूल मास्टर है। फिर उसे मुखिया के घर पर ले जाया गया। मुखिया को उसने सारी बात बताई और फिर मुखिया ने उसे बताया, मास्टर जी मैं आपके मन को समझ सकता हूँ, आप जो जानना चाहते हैं मैं बताता हूँ। फिर मुखिया ने बताया, ये बात उस जमाने की है जब दूर तक सड़कें नहीं थी, चारों तरफ घना जंगल था, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस समय लोग मीलों पैदल ही चला करते थे। बताते हैं कि ये 3 दोस्त मिलकर किसी काम से घर से निकले और दोपहर के समय इस जंगल में आ गए। तीनों भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे। तब एक पेड़ पर चढ़ गया
और जंगली फल तोड़कर खा लिया। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि वो जहरीले हैं। फल खाकर उनकी तबीयत खराब हो गई और उल्टी दस्त होने लगे। गिरते पड़ते तीनों एक तीमल के घने पेड़ तक पहुंचे और वहीं पर उन तीनों की मौत हो गई। कोई उनकी खबर खोज करने नहीं आया, इसलिए तीनों की आत्माएं आज भी वहीं भटकती है। सारी बातें बताने के बाद मुखिया ने फिर पूछा, तुमने रास्ते में कुछ खाया था क्या? इस पर चंद्रमणि ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर मुखिया बोला, बस इसीलिए वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर गांव में एक आदमी राम औजार चक्की वाला रहता था। पूरा गांव अपना अपना आटा उसी के पास पिसवाते थे। राम औजार का एक छोटा सा परिवार था, एक बीवी, 2 बच्चे और उसकी एक बूढ़ी माँ। राम औजार की पत्नी अंजना अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसके साथ ही साथ अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवा लेती। राम औजार के साथ जाकर कभी खेती का काम करती तो कभी चक्की पर आकर उसकी मदद करने की सोचती। पर राम औजार उसे कभी भी चक्की पर हाथ नहीं लगाने देता। बड़े प्यार से कहता, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी से थोड़ी ना काम करवाऊंगा, वो भी ऐसी जगह जहाँ से लक्ष्मी माँ की कृपा मुझ पर बरसती हो। पाप लगेगा मुझे। बस तुम आराम से मुझे खाना खिलाओ और घर चली जाओ। कभी कभी खेतों में कामों से लौटकर चक्की का काम संभालना राम औजार के लिए मुश्किल होता था। उस वक्त अंजना हमेशा यही सोचती कि काश मैं भी कर सकती आटा पीसने का काम चक्की पर, तो मदद हो जाती। जो भी था, दिन हंसते खेलते गुजर रहे थे। फसल भी अच्छी हो रही थी और चक्की का काम भी अच्छा चल रहा था। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता राम औजार और उसके परिवार के ऊपर थी। वो मेहनती भी तो उतना ही था। काम ज्यादा पड़ने पर रात दिन एक कर देता था। दिवाली नजदीक आ रहे थे। लोगों को अपने अपने घरों में बहुत सारे पकवान बनाने थे। बेसन के लड्डू, गोल गोल चकली, सेव पापड़ी, फरसान, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, चावल के पापड़ और बहुत सारे पकवानों की लिस्ट थी। इन सब के लिए लगने वाला आटा गांव की औरतें राम औजार के पास ही पिसवाती थी, क्योंकि उसे पता था कि कौन सा आटा बारीक पीसना है और कौन सा आटा दरदरा। राम औजार अपनी पूरी लगन से काम करता। काम बढ़ जाने की वजह से वो दिन रात काम कर रहा था। सोने का वक्त नहीं मिलता था उसे। एक रात जब अंजना राम औजार के लिए खाना लेकर चक्की पर गई तो उन्होंने कहा, 2 रोटी खा लो, उसके बाद काम कर लेना। राम औजार तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, काम बहुत बढ़ गया है, दिवाली नज़दीक आ गई है और सभी को अपना अपना आटा चाहिए। अगर आज रात तक मैंने सारा आटा तैयार नहीं किया तो लोगों के घर में पकवान कैसे बनेंगे, वरना दिवाली मीन बिठाई के अच्छी थोड़ी लगती है। और पत्थर लेकर अपनी मशीन पर टनटनाने लगा। उसी वक्त अंजना ने राम औजार का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और कहा, 2 रोटी खा लो, तब तक ये टन का काम मैं करती हूँ। आटा ही तो पीस रहे हो, कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम घर पर ही पीस लेते हैं। राम औजार हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो मैंने ये चना दाल डाल दिया, बस तुम पत्थर को ऐसे रगड़ते रहना ताकि कहीं आटा चिपक ना जाए। मैं फटाफट से 2 रोटी खा लेता हूँ। राम औजार ने बाल्टी से पानी निकालकर हाथ मुंह धोया और रोटी का गट्ठर खोलकर सब्जी रोटी खाने लगे। इतने में ही उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे राम, अरे भाई तनिक इधर आओ यार, देखो ये अंधेरे में हमारा ठेला कीचड़ में फंस गया है।
जरा आकर हाथ लगा दो भाई, भरा ठेला है, उठाया नहीं जा रहा, दिवाली के लिए लाए हैं। राम औजार ने अपनी रोटी वहीं रखी और चला गया ठेले वाले की मदद करने। जैसे तैसे कीचड़ से ठेला बाहर निकला। राम औजार ठेले वाले से बातें करने लगे। दिवाली के दिन थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, बस उसी की ही बातें हो रही थी। इधर अंजना, जो पूरी दाल पीस चुकी थी, उसने सोचा दूसरा थैला भी डाल देता हूँ, राम औजार खुश हो जाएंगे। और वैसे भी ये कितना आसान काम है। इतना सोचकर वो जैसे ही अगला थैला लेने के लिए नीचे झुकी, अंजना की साड़ी पट्टे में लिपट गई। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर खुद मोटर से टकरा गई और उसके शरीर के कई चीथड़े होकर पूरे चक्की घर में फैल गया। पूरा चक्की घर सफ़ेद आटा की जगह लाल खून के निशान से रंग गया। बहुत ही भयानक मंजर दिख रहा था। राम औजार लौट आया और जैसे ही उसने रोटी हाथ में ली और अंदर की तरफ आवाज़ लगाते हुए बोला, जैसे ही उसने अपनी नज़र फिराई, वो भौचक्का होकर देखने लगा। ज़ोर ज़ोर से छाती पीट पीट कर रोने लगा। चक्की चले जा रहे थे और खून के छींटे उड़े जा रहे थे, लेकिन अंजना, उसके जान कब की निकल चुके थे। आज अंजना को मरे हुए 7 साल हो गए हैं, पर आज भी जब दिवाली के 3 दिन पहले जब राम औजार खाना खाने बैठता है, तो बंद चक्की भी अपने आप चलने लगती है और अपने आप उसमें आटा निकलने लगता है। और अचानक से चारों ओर एक चीख गूंजती है और पूरा चक्की घर लहूलुहान हो जाता है। पिछले कई सालों से राम औजार दिवाली में आटा नहीं पीसता, बल्कि पूरे 10 दिन अपनी चक्की को बंद ही रखता है। फिर भी ये घटना ज्यों की त्यों ही घटती है। आज तक कोई समझ नहीं पाया। अंजना तो 7 साल पहले मर चुकी थी, तो दिवाली के 3 दिन पहले क्या उसकी आत्मा हमेशा यहाँ आकर इस चक्की पर मरती है? आखिर क्यों होता है चक्की पूरी तरह से लहूलुहान? क्या उसके खून के कतरे आज भी वहाँ होने का एहसास दिलाते हैं? पर आज भी लोग कहते हैं कि दिवाली से पहले वो आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।